हेजल और आयशा के जाने के बाद इब्राहिम बड़े इत्मीनान से शावेज की तरफ अपनी कुर्सी घुमाता है, जो आजकल कह कुछ रहा था और कर कुछ रहा था। तुम तो मिस हेजल को जॉब के लिए फट से इनकार करने का इरादा रखते थे ना? इब्राहिम ने हमेशा की तरह अपने तंज की पिटारी खोली थी। हाँ, रखता था इरादा, लेकिन फिर उसके सामने तुम्हारी बात की इज्जत रखने के लिए हाँ करनी पड़ी। शावेज अपनी बात से आराम से इब्राहिम को सुलगा गया था। वाह, क्या कहने तुम्हारे! नवाजिश इस मेहरबानी के लिए। और अब अगर तुमने मिस हेजल को जॉब के लिए ओके कह ही दिया है, तो फिर मैं इसका केबिन अपने पोर्शन में सेट करवा देता हूँ। तुम्हें तो वैसे भी इससे खौफ महसूस होता है, कहीं वो तुम पर अपना जादू ही ना चला दे। इब्राहिम ने अब जवाबन शावेज को सुलगाना अपना फर्ज समझा था। फिर वाकई उसने इब्राहिम को खाने वाली नजरों से देखा तो इब्राहिम आगे से हंस दिया था। तुम शायद भूल रहे हो कि अभी तुम मिस हेजल को जॉब से इनकार करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे थे। तो उसे जॉब मैंने दी है, तो वो रहेगी भी मेरे पोर्शन में, मेरे ऑफिस रूम की विंडो के सामने वाले कैबिन में। शावेज ने अंगारे चबाते जोरदार आवाज में कहा था। ओ, विंडो के सामने वाले कैबिन में, ताकि महबूब के दीदार में आसानी रहे। इब्राहिम ने उसकी बात पकड़ते उसे जिच किया। वेरी फनी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चूंकि न्यू है और बगैर तजुर्बाकार, तो उस पर नजर रखने के लिए कह रहा हूँ। और प्लीज मुझ पर मिस हेजल के हवाले से कोई फोकस करना छोड़ दो। शावेज ने तिलमिलाते बात मुकम्मल की और अपने सामने खुले लैपटॉप को देखता वो कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाता वो खुद को मसरूफ जाहिर करने लगा। तो इब्राहिम गहरी सांस भरता कंधे उचकाता उठ खड़ा हुआ था। चलें देखते हैं ये नया नैया किस पार लगती है। हम भी यही हैं और तुम भी। हालात तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम्हारे निकाह के बहुत जल्द छुआरे खाने वाला हूं मैं। जाते जाते भी इब्राहिम आंखें नचाता अपना तज्जिया बयान कर गया था। इब्राहिम, शावेज चीखा था। जा रहा हूं, जा रहा हूं। अब की बार इब्राहिम ने जाने में ही आफियत जानी थी। इब्राहिम के जाने के बाद शावेज लैपटॉप को बंद करता पीछे होता, अपना सर कुर्सी की पुष्ट पर टिकाते इब्राहिम के बोले निकाह के लफ्ज को सोचने लगा कि क्या वाकई में ऐसा वक्त आ गया है, या फिर आ जाएगा कि वो हेजल को मुकम्मल अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। क्या हेजल ही वो लड़की है जो उसके मेयार पर पूरा उतरेगी, जबकि उसने अपनी अब तक की जिंदगी में बहुत सी लड़कियों को देखा था, उनके साथ वक्त गुजारा था। उनकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी, लेकिन किसी के लिए उसके जज्बात ऐसे नहीं बदले थे जैसे एकदम से हेजल के लिए तब्दील हुए थे। तो क्या वाकई अब उसकी तलाश हेजल पर खत्म होने वाली थी? तो यकीनन हेजल कोई आम लड़की नहीं थी। वो किरदार और इज्जत के हवाले से अच्छी थी। शावेज मलिक की पसंद भला आम कैसे हो सकती है? कॉलेज की छुट्टी के बाद हेजल अपने आप पर एक तनकीदी निगाह डालती आयशा से मिलती। पहले दिन अपनी जॉब के लिए निकली थी। वो चमकते चेहरे के साथ ऑफिस आ तो गई थी, लेकिन दिल में वो ढेरों दुआएं भी कर रही थी कि वो शावेज और इब्राहिम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। हेलो मिस हेजल, मेरा नाम निदा है। तो इस ऑफिस में रहते हमारा आमना सामना होता रहेगा। आप शावेज सर के ऑफिस में चली जाइए, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि आप आए तो पहले उनके रूम में जाएं। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने आज हेजल को देखते ही शावेज का पैगाम दे दिया था। लेकिन क्या इब्राहिम सर से बात नहीं हो सकती? शावेज का पैगाम सुनते हेजल थोड़ा घबरा गई थी। उसे लगा था कि शायद वो इब्राहिम के साथ काम करे। "अ, ये तो मुझे नहीं पता, और ना ही इब्राहिम सर ने आपके लिए कोई पैगाम छोड़ा है", निदा ने रसानियत से हेजल को जवाब दिया था। ओके, थैंक्स। हेजल अपने कंधे पर लटकते बैग की डोर पर गिरफ्त मजबूत करती शावेज के ऑफिस की तरफ चली आई थी, लेकिन उसके साथ उसके दिल के धड़कने की रफ्तार भी बढ़ने लगी थी। शावेज से पहले 2 बार के सामने पर जो बिहेव शावेज ने अपनाया था, वो याद करते हेजल के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ जाती थी। इसीलिए आज फिर तन्हाई में उसका सामना उसे कुछ नर्वस कर रहा था। लेकिन फिर वो गहरी गहरी सांस भरती सामने मौजूद दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दे गई थी। यस। रूम से शावेज की भारी सी आवाज पर हेजल का हाथ लर्जा था, लेकिन आज उसने अपना एतमाद नहीं खोना था, क्योंकि उसके बकौल इसी की बदौलत उसे इब्राहिम सर ने जॉब की ऑफर की थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर कमरे में मौजूद दोनों नफूस ने अंदर दाखिल होती हेजल को देखा था, जिसमें एक तो शावेज था, जो हमेशा की तरह हेजल पर निगाह डालने के बाद हटाना भूल गया था, जबकि दूसरी रिदा थी, शावेज और इब्राहिम की दोस्त, जो कि शौकिया तौर पर इनके साथ काम कर रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से मुल्क में नहीं थी, इसीलिए वो कल हेजल और इब्राहिम से नहीं मिल सकी थी। तो आज हैरानगी से इस छोटी सी लेकिन इंतहा की खूबसूरत लड़की को इस तरह शावेज के ऑफिस में दाखिल होता देख रही थी।
जिसके यहाँ आने की इत्तला भी किसी ने पहले शावेज को नहीं दी थी, और वो यूं मुंह उठाए चली आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेजल उनके करीब पहुंचने पर सलाम कर गई। वालेकुम अस्सलाम मिस हेजल, बैठे प्लीज। शावेज का लहजा बहुत हद तक नरमी लिए हुए था, जिस पर रिदा, जो पहले हैरानगी से हेजल को देख रही थी, अब अचानक से शावेज की आवाज पर चौंकते हुए वो इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी, और फिर शावेज की आंखों से लेकर उसके लहजे तक में बदलाव महसूस करते रिदा की आंखें पूरी की पूरी खुली रह गई थी। ये इसके पीछे चंद ही दिन में ये काया कैसे पलट गई थी। ये खड़ूस और हर एक को इसकी हद तक रखने वाला अगर बदला तो यकीनन कोई बड़ी वजह थी। मिस हेजल, ये मेरी फ्रेंड है रिदा, और इसके साथ ये हमारे साथ काम करने में भी ताउन करती हैं। शावेज ने दोनों का तारुफ करवाया तो हेजल और रिदा ने बस एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने पर ही बस इत्तफा किया था। सर, मेरा काम और काम करने की जगह बता दें तो मैं इधर चली जाती हूँ। आप लोग शायद कोई जरूरी बात कर रहे थे। हेजल ने खुद को इस माहौल में अनफिट पाया तो बोल उठी, मैं अपनी सेक्रेटरी को बुलाता हूँ, वो आपको आपका सारा काम समझा देगी। मैं इसे पहले ही ब्रीफिंग दे चुका हूँ। तब तक आप बताइए क्या पियेंगी, चाय कॉफी? हेजल के आने से कुछ देर पहले ही उनके पास कॉफी आई थी, तो शावेज ने हेजल से भी पूछना जरूरी समझा था। कहीं दिल में ये बात भी थी कि वो कॉलेज से थकी हारी यहीं आ गई थी तो कुछ फ्रेश हो जाए। हेजल को देखते ही ना जाने कैसे उसके दिमाग में सारी हिस्सियात जागी उठी थी। नो सर, इसकी जरूरत नहीं है, आप बस अपनी सेक्रेटरी को बुलवा दें, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हेजल सलीके से मना करते अपनी गोद में रखे हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाने लगी थी। शावेज उसे गैर आरामदेह महसूस करते उस्मान को रूम में बुला गया था। उस्मान, मिस हेजल को इनके कैबिन तक ले जाएं और इन्हें इनका काम भी समझा दें, मैं भी थोड़ी देर तक चेक करता हूँ। उस्मान शावेज का सेक्रेटरी था और 40 साल मर्द था। वो शावेज के भरोसेमंद इंसानों में से था। यही वजह थी कि उसने हेजल की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। आइए मिस हेजल। उस्मान ने जब शावेज को हेजल के लिए इतना कंसर्न दिखाते देखा तो उसने एक नजर हेजल पर डाली, जो कि इनके रोबदार से सर को बदलने पर मजबूर कर गई थी, और फिर दिली तौर पर उसे नर्म लहजे में मुखातिब किया था। हेजल भी एक नजर उस्मान पर डालती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अब बेस्ट ऑफ लक मिस हेजल। इसका काम का आज का पहला दिन था तो शावेज ने दिल से उसे विश किया था। थैंक्स सर। हेजल अपने चेहरे पर एक अलोही और नर्म सी मुस्कुराहट सजाए कहती रूम से निकलती चली गई थी। कौन है ये लड़की जिसे तुमने जॉब पर रखा है, वो भी ऑफिस टाइमिंग से हटकर? और तुम्हें लगता है ये हमारे ऑफिस के माहौल से मैच करती है? और फिर तुम, वो लग भी कम उम्र लड़की रही थी। हेजल के वहां से जाते ही रिदा ने एक के बाद एक सवाल करने शुरू कर दिए थे। कॉलेज जाती है वो, और इसी कॉलेज में आमना सामना हुआ था। वहीं उसे सुनते और उसकी कॉलेज की टीचर से उसकी काबिलियत पर तारीफें सुनते इब्राहिम काफी मुतासिर हुआ तो उसने इसे जॉब ऑफर कर दी थी। तो इसलिए फिर मैं भी नहीं टाल सका। शावेज ने संजीदगी से आधी सच्ची आधी झूठी बात की थी। अगर पढ़ रही है तो इसे क्या जरूरत पड़ी है जॉब करने की? सुकून से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। लगता है कुछ ज्यादा ही गरीब तबके से ताल्लुक है इसका, जो दोनों तरफ अपनी जान फंसा रही है। रदा के लहजे में अब की बार हेजल के लिए नागवारी थी, जिसे महसूस करते शावेज का चेहरा स्पॉट हुआ था। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह सोने का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा हुआ था, और अगर जो तुम कह रही हो वैसा है तो फिर हमें इस लड़की को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और हमें ऐसे ही स्टाफ की जरूरत है। शावेज का लहजा काफी सख्त होता चला गया था। तुम तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। अब तुम एक एम्प्लॉय के लिए मुझ पर गुस्सा करोगे क्या? और हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो कि ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कई मिडिल क्लास लोग बहुत लालची भी होते हैं कि खुद को ऊपर पहुंचाने के लिए हम अमीरों को शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। रिदा ने भी बगैर हिचकिचाए अपनी राय जाहिर की थी, जिसे सुनते ही शावेज ने अब की बार कोई राय देना जरूरी नहीं समझा था। ओके, मैं भी चलती हूँ, मुझे इब्राहिम से कुछ डिस्कस करना था, रिदा ने कहते अपने बाल झटके थे और अपना सेलफोन उठाती अपनी लंबी हील की टिक टिक की आवाज पैदा करती रूम से बाहर आ गई थी। रूम से बाहर आते ही उसने अपने सामने ही हेजल के नखवत को भरी नजरों से देखा था, और फिर पीछे शावेज के रूम की तरफ। ये लड़की और शावेज, इन दोनों के दरमियान मामला कुछ और ही लगता है। मैं शावेज को काफी अरसे से जानती हूँ, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। खैर मुझे क्या। विदा वहीं खड़े नजरें किसी गैर मुर्रई नुक्ते पर टिकाए बुड़बुड़ाती थी, और फिर कोफत से सर झटकते आगे बढ़ गई थी। बख्त निढाल सी चारपाई पर पड़ी थी। आसिया उसे आराम का कहकर बाहर चली गई थी। आने वाले वक्त का खौफ और घबराहट उसे आंखें बंद नहीं करने दे रहा था, लेकिन इस वक्त उसका जिस्म इस कदर थकावट से चूर था कि वो ना चाहते हुए भी नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। लेकिन नींद में भी वो बहुत बेचैन और बेसुकूनी सी हालत में रही थी, जिसकी वजह से 1-2 घंटे बाद ही उसकी आंख खुल गई थी।
वो अभी अपनी आंखें खोलते अपने हवासों में ही आ रही थी जब आसिया कमरे में दाखिल हुई। उठो बख्त, हमारे साहब जी आ गए हैं। तुम्हें इनके सामने जाकर खुद से यहाँ रहने की इजाजत लेना होगी। कुछ मैं कोशिश करूंगी तो मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे, और हाँ, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदार बताऊंगी तो ख्याल रखना। आसिया की बात सुनते ही हेजल का चेहरा सफेद पड़ता चला गया था। इस कोठी के मालिक से सामना ही उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। उसे अपनी बिगड़ती हालत महसूस होने लगी थी। वक्त को यहाँ आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक यहाँ के मालिक से सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो इन दिनों घर ही नहीं आया था, जिस पर वक्त सुकून महसूस करने की बजाय मजीद परेशानी में घिरने लगी थी। आज लेकिन सामने का वक्त आ ही गया था। पानी, पानी, थोड़ा पानी दे दो। अपनी उखड़ती सांस को महसूस करते हुए वो मुश्किल बोली थी। ये लो पानी। और क्या हो रहा है तुम्हें? आसिया ने जल्दी से उसे पानी का गिलास पकड़ाया था। क्या आप खुद से अपने मालिक से बात नहीं कर सकती? क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है? वक्त ने इस मरहले से खुद को बचाना चाहा था। नहीं, तुम्हें साथ चलना होगा, और तुम भी अपने दिमाग को हाँ या फिर ना के लिए तैयार करके रखना। आसिया ने हकीकत उसके सामने रखी थी, क्योंकि आसिया के बस में भी कुछ नहीं था। वक्त को अपने पांव जमीन पर जमाने में भी दुश्वारी हो रही थी, जिस पर आसिया उसका बाजू पकड़ते उसे सहारा दे गई थी, जिससे वक्त इसी तरह बेजान सी उसके साथ खुद को घसीटती जा रही थी। हर पल उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक बड़े से कारपोर्ट से गुजरती कोठी के रिहायशी हिस्से के बड़े से दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, तो वहां की खूबसूरती देखते और लाइटों की चमक देखते वक्त बेसाख्ता आंखें बंद कर गई थी। लेकिन फिर जल्द ही दोबारा उसने ना सिर्फ अपनी आंखें खोली थी, बल्कि चारों तरफ इस कोठी को चकाचौंध हसरत भरी निगाहों से देखा था। लेकिन फिर इसकी आंखों में इन सब के लिए नफरत और गुस्सा पैदा होने लगे, और तब उसने खुद को संभाला था कि उसे कमजोर नहीं बनना था। उसे अपनी इन हालात का अपनी अजली बहादुरी और खुद इत्मीनान से मुकाबला करना था। वो खुद पर ओढ़ी चादर से किसी हद तक अपना चेहरा भी छुपा गई थी। साहब जी, ये है वो लड़की जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था। बेचारी बहुत मजबूर है, माँ बाप है नहीं, और रिश्तेदारों में से कोई वली वारिस बनने को तैयार नहीं। तो मैंने अपने पास बुलवा लिया कि मैं इससे अपनी औलाद की कमी पूरी कर लूंगी, और साहब जी फिक्र नहीं करें, ये भी यहाँ में काम में मेरा बराबर साथ देगी। आसिया ने बड़े से लाउंज में दाखिल होते वहां पर एक तरफ पड़े बड़े से सोफे पे कसलमंदी से आंखें मूंदे अपने साहब जी को मुखातिब किया था, जो इस वक्त ऐसे महसूस कर रहा था खुद को जैसे उसकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लुट चुकी हो। बिखरा सा हुलिया, चेहरे पर वीरानगी, और इस वक्त वो बहुत तकलीफ में था। एक हाथ की उंगलियों में मौजूद सिगरेट पीता वो खुद के अंदर की आग बुझाने की कोशिशों में था। ये आग भी उसकी खुद की लगाई हुई थी। आसिया की आवाज पर उसने अपनी दर्द करती आंखों को बमुश्किल खोला था और इसकी तरफ तवज्जो की, तो आसिया के साथ एक और वजूद खुद को बड़ी सी चादर में लपेटे देखा था, जो इसकी अपनी तरफ देखने पर मजीद आसिया के पीछे छुपने की कोशिश में था। कुछ देर के लिए उसकी नजरें उसके वजूद पर जमी थी। इसे इस पर किसी और का गुमान हुआ था, लेकिन फिर वो खुद ही अपनी सोच पर खफीफ सा होता सर झटक गया। हाँ, रख लो आसिया, मुझे कोई मसला नहीं, और प्लीज एक कप ब्लैक कॉफी भेज दो। वो बगैर कोई सवाल जवाब किए मान गया, तो बख्त और आसिया दोनों ने सुक्का सांस भरा था। वो दोबारा से वहीं पहले वाली हालत में नीम दराज सा लेट गया, तो आसिया तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ी, तो बख्त ने भी इसकी तकलीद की थी, लेकिन वहां से थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने एक बार फिर पीछे मुड़ते इस इंसान को देखा था, जो परेशान हाल सा आंखें बंद किए अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन आहिस्ता आहिस्ता से अपने माथे पर मारे जा रहा था। इस तरह देखते इसके नर्म दिल में कुछ पल के लिए हमदर्दी के जज्बात जागे, लेकिन फिर जल्द ही वो अपने इन जज्बात को सुलाती एक सुलगती नजर उस पर डालती रुख पलटते वहां से ओझल हो गई थी। ये हमारे अहमद मलिक साहब हैं, हमारे बड़े साहब के बड़े साहबजादे। ज्यादातर ये शहर में ही पाए जाते हैं, जबकि इनके घर वाले इस शहर के नजदीक ही एक गांव में रहते हैं। यहाँ इनके आबाओ अजदाद की जमीनें हैं। इनका एक छोटा सा भाई है, वो कभी यहाँ और कभी गांव में पाए जाते हैं, मगर अहमद साहब का मिजाज सबसे अलग है। वो गांव के माहौल में नहीं रह पाते, इसीलिए इनकी जिंदगी यहीं गुजर रही है। आसिया कॉफी बनाते साथ बख्त को अपने साहब जी के बारे में चीता चीता बातें बता रही थी, जिनको बख्त पूरी तवज्जो से सुनती इस बड़े से किचन को भी बगौर देख रही थी। ये सब उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, तो हर एक चीज उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। ये सब उसकी किस्मत में, उसकी मिल्कियत में भी हो सकता था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसकी हर राह में आड़े आ जाती थी, और वो ऊंधे मुंह गिरती फिर से जीरो पर आ खड़ी होती थी। अब तो उसने इस सब का ख्वाब देखना भी छोड़ दिया था, बल्कि तसव्वुर में भी खुद को के लिए अच्छी जिंदगी का सोचना इसने खुद पर हराम कर लिया था। पता नहीं साहब जी को क्या हुआ है, इतना परेशान और बेहाल मैंने इनको कभी नहीं देखा, और अब खुद ही
कॉफी का कहकर फिर से कहीं चले गए हैं। अल्लाह खैर करे। बख्त खुद में ही गुम खड़ी थी जब आसिया ने कॉफी का मग उसके हाथ में पकड़े वैसे ही वापस आते देखा था। उसके मुंह से निकलते अल्फाज सुनते वक्त के चेहरे के तासुरात स्पॉट होते जा रहे थे। शायद वो पहला इंसान था जिसकी तकलीफ के बारे सुनते और देखते वक्त के दिल में कोई नरम जज्बात नहीं लगा था। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मलिका का एडमिशन करवाते तबरेज मलाइका के लिए यूनिवर्सिटी में आ गया था। मलिका इनके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आई थी। इसने कहा था कि वो गाड़ी में ही बैठकर इनका इंतजार करेगी। तबरेज चाहता तो इनकी ऑनलाइन एडमिशन करवा देता, लेकिन वो एक बार खुद हर चीज चेक करना चाह रहा था ताकि इनको बाद में कोई मसला ना हो। तबरेज ने एक नजर अपने साथ खामोशी से चलती मलाइका को देखा था, जो इस वक्त तबरेज के कहे पर खुद को किसी हद तक कवर किए हुए थी। इससे पहले तो जिद में मलिका ने जैसी सेम ड्रेसिंग की थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं तबरेज के गुस्से से डरते उसने बड़ी सी शॉल को अपने पुश्त पर से गुजारते अपने कंधों और बाजुओं पर ले लिया था। तबरेज कुछ खास मुतमिन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसके किसी हद तक खुद को कवर करने पर भी जैसे ही उसने एक बड़ी सी शाल को अपनी पुश्त से गुजारते कंधों और बाजुओं पर लिया था, तबरेज कुछ कुछ तो मुतमिन हो ही गया था इसके किसी हद तक खुद को कवर करने पर वो कुछ बोल नहीं सका था। वो नहीं चाहता था कि वो इस पर किसी किस्म की सख्ती करके खुद से मुतनफ्फर करे। वो दोनों जो आज बगैर एक दूसरे से लड़े झगड़े खामोशी से यूनिवर्सिटी गए थे, अब वापसी पर वो दोनों इतना ही ज्यादा एक दूसरे पर तपे हुए बातों की गोला बारी फेंकते नजर आ रहे थे। मलिका जो इनके साथ इसलिए नहीं गई थी कि वो दोनों एक साथ कुछ वक्त गुजारते, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करेंगे। अब इन्हें दूर से ही एक नजर देखने पर वो सूरत हाल का अंदाजा लगाती अपने माथे पर हाथ रख गई थी। मलाइका ने गाड़ी का पिछला डोर खोलते अंदर बैठते इतनी जोर से दरवाजा बंद किया था वापस कि पूरी गाड़ी हिलकर रह गई थी। ओह माय गॉड! मलिका अपने कानों पर हाथ रखते बेसाख्ता चीखी थी, जबकि अपनी सीट संभालते तबरेज ने बमुश्किल खुद को कहका लगाने से रोक दिया था। जानता था अगर वो हंस दिया तो वो अपने लंबे नाखूनों वाली उंगलियों से उसका मुंह नोचेगी। तबरेज ने बगैर कोई बात किए गाड़ी आगे बढ़ा दी तो मलाइका का गम और गुस्से से और ज्यादा बुरा हाल होने लगा था कि उसके गुस्से को तबरेज सीरियस ही नहीं ले रहा था। आप दोनों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, तो अब वहां क्या हुआ कि एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं? आखिर आप लोग बड़े कब होंगे? ऑफ! मलिका ने अपने छोटे बच्चों वाली आवाज में बोलते बड़ा बनने की कोशिश की थी और एक बार फिर से अपने माथे पर हाथ रखा था, और वो ऐसा करते इस कदर क्यूट लगी कि तबरेज ने बेसाख्ता हंसता चला गया था। भाई, क्या हुआ है? ये तो बताएं, मलिका ने तबरेज से ही पूछा, क्योंकि मलाइका से तो पूछने की इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। अपनी गुसीली बहन से पूछो, इसे पता नहीं मासूम की किस बात पर गुस्सा आ गया है कि इसका बस चले तो मेरी गर्दन दबा दे। तबरेज ने मलाइका को तपाया था, क्योंकि वो गाड़ी में बैठते मुंह पर ताले लगाकर बैठ गई थी।